Hey students, welcome back to my YouTube channel. So today we have a topic concepts of disease. So let's start the video. First of all, we'll come to know what is disease. So disease is a condition in which health is impaired, or in other words we can say a departure from a state of health is called disease. यानी डिजीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी हेल्थ क्या है खराब हो जाती है, यानी जो हमारी हेल्थ एक नॉर्मल स्टेट से अब नॉर्मल स्टेट में आ जाती है, तो इसको हम डिजीज कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें, व्हेन आवर बॉडी इज नॉट एट ईज then it is a disease, or it is an alteration of human body interrupting the performance of vital function। यानी जब हमारी डिजीज ईज नहीं होती है, इजीली काम नहीं करती है, और वो हमारी ह्यूमन बॉडी में चेंजेस करती है, कुछ चेंज हो जाते हैं जिससे क्या है हमारे जो वाइटल फंक्शन है वो इंटरप्ट हो जाते हैं। वाइटल फंक्शन जैसे टेम्परेचर कम ज़्यादा हो जाना, जो बीपी है वो बढ़ जाना, पल्स रेट चेंज हो जाना, रेस्पिरेशन चेंज हो जाना। तो जब ये सारे चेंजेस आने लग जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? अकॉर्डिंग टू द वेबस्टर डिक्शनरी, डिजीज इज डिफाइंड एज अ कंडीशन दैट प्रिवेंट द बॉडी और माइंड फ्रॉम अ वर्किंग नॉर्मली। यानी वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जब हमारी बॉडी और हमारा जो माइंड है वो नॉर्मली वर्क नहीं कर पाता है तो उसको हम कह सकते हैं कि डिजीज है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग डिजीज क्या है? डिजीज इज डिफाइंड एज अ कंडीशन ऑफ अ बॉडी और सम पार्ट ऑफ एन ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन विच इट्स फंक्शन आर डिसरप्टेड और डिरेंज। यानी कि डिजीज वो कंडीशन है जब हमारी बॉडी या हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट, कोई भी ऑर्गन क्या है ठीक से काम नहीं करता है या फिर डिसरप्ट हो जाता है, यानी एक प्रोसेस करने में ठीक से वो प्रोसेस नहीं करता है, तब हम कह सकते हैं द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज और the one have disease। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेशन। कॉजेशन यानी कारक, कि कारण क्या है डिजीज होने के। तो as evolution of concept of health, concept of causation also evolve। जैसे हमारे हेल्थ हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है कि हेल्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, यानी हेल्थ भी धीरे धीरे इवोल्यूशन होने लग गया था, उसका भी विकास होने लग गया था, वैसे ही यहाँ पे कॉजेशन का भी विकास हुआ। बिफोर 19th century supernatural theory of disease was वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेड। यानी 19th सेंचुरी से पहले जो सुपर नेचुरल थ्योरी को ज्यादा माना जाता था, ये पूरे वर्ल्ड वाइड में बहुत स्प्रेड था और इसको एक्सेप्ट किया जाता था। इसमें क्या था? एवरीवन बिलीव दैट डिजीज इज काउज्ड बाय आइदर कर्स ऑफ गॉड और ड्यू टू इविल फोर्सेस। यानी इसमें ये माना जाता था कि डिजीज है या तो भगवान के श्राप से होती है या फिर बुरी शक्तियों की वजह से होती है। ये कब माना जाता था? 19th सेंचुरी से पहले। People used to please the god by prayers or witchcraft activities to tame the evil forces। तो लोग क्या करते थे? भगवान को खुश करने के लिए प्रेयर करते थे, पूजा करते थे, या फिर कुछ जादू टोना वाली मैजिकल कोई एक्टिविटीज अपनाते थे इविल फोर्सेस को, यानी बुरी शक्तियों को काबू में करने के लिए। ड्यूरिंग 19th सेंचुरी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज इवॉल्व। 19th सेंचुरी के दौरान क्या हुआ? जर्म थ्योरी का विकास हुआ। जर्म थ्योरी क्या है? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज इज जनरली रेफर टू एज वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन कॉजेशन एजेंट एंड डिजीज। तो जर्म थ्योरी क्या है? एक वन टू वन रिलेशनशिप है कॉजेशन एजेंट और डिजीज के बीच में, यानी जो बीमारी फैलाते हैं और बीमारी के बीच में एक वन टू वन रिलेशनशिप है। द डिजीज मॉडल एज पर द थ्योरी इज, इसमें क्या है? डिजीज एजेंट, मैन एंड डिजीज, ये क्या है? जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज। Next is germ theory of disease also had many limitation, so new concept evolved that is epidemiology tried। तो germ theory में क्या है? बहुत सारी कमियां थी, limitations थी, तो इसीलिए एक नई थ्योरी का एक विकास हुआ, that is epidemiological tried। epidemiological tried क्या है? This shows the interaction between the host agent and environment। तो इसमें क्या है? दो चीज का होना जरूरी है, होस्ट एजेंट एंड एनवायरमेंट का होना इंपॉर्टेंट था। According to this theory, presence of all three, host, agent, and environment. There is three factors. There is three: host, agent, and environment. According to this theory, presence of all three factors are necessary for a disease to occur। तो एपिडियोमोलॉजी की ट्राइड में क्या था? तीन फैक्टर का होना बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट इज होस्ट का, एजेंट का एंड एनवायरमेंट का होना इंपॉर्टेंट था, तभी डिजीज को फैलाने में या डिजीज होने में
वो सक्षम है, यानी अगर ये तीनों फैक्टर प्रेजेंट है तो डिजीज हो सकती है, डिजीज होना संभव है। लेटर ऑन मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन कंसेप्ट इवॉल्व। इसके बाद क्या हुआ, मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन का इवोल्यूशन हुआ, इसका विकास हुआ। इसमें क्या है, according to this concept the disease is caused by many factor। मल्टीफैक्टोरियल से पता चल रहा है यानी बहुत सारे फैक्टर, यानी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि बहुत सारे फैक्टर्स का होना जरूरी है किसी भी डिजीज को कॉज करने के लिए। द टर्म एजेंट इज रिप्लेस्ड बाय कॉजेटिव फैक्टर्स। जो एजेंट है, एजेंट वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया कॉजेटिव फैक्टर से। This concept was able to explain the causation of non-communicable disease also, where a single agent is not responsible for disease। अब इस कॉन्सेप्ट में क्या किया, इस कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन किया गया, ये बताया गया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी हो सकती है। दिस कॉन्सेप्ट वाज एबल टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैसे हो सकती है इसे एक्सप्लेन किया गया। और इसमें ये भी बताया गया सिर्फ एक सिंगल एजेंट ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी डिजीज को फैलाने के लिए, यानी यहाँ पे क्या है, मल्टीपल एजेंट होनी चाहिए किसी भी डिजीज को फैलाने के लिए। नेक्स्ट है वेव ऑफ कॉजेशन। वेव यानी जाल, जाल कह सकते हैं। तो कारकों का जाल क्या है इसमें ये पढ़ेंगे। मैकमोहन, पग एंड एस्पेन सजेस्टेड that a linear causal chain of multiple factor does not take into account for many disorder। यानी मैकमोहन, पग और स्पेन ने 1960 में ये सजेस्ट किया था कि एक कि मल्टीपल फैक्टर अगर प्रेजेंट है और वो एक लीनियर चेन में है, तब कोई भी एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर नहीं हो सकता, एक पर्टिकुलर डिजीज नहीं हो सकती है। अगर बहुत सारे फैक्टर प्रेजेंट है और वो एक लीनियर चेन में है तो वो कोई भी डिजीज नहीं होगी। इसके लिए क्या होगा, क्यों कब डिजीज हो सकती है, अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन ईच कंपोनेंट ऑफ अ चेन इज नेसेसरी टू डिजीज टू अकर। यानी कि मल्टीपल फैक्टर तो प्रेजेंट है बट वो एक दूसरे में क्या होना चाहिए, उन सारे फैक्टर्स का एक दूसरे में क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए, यानी एक दूसरे पे प्रभाव डालते हुए होना चाहिए, तभी वो डिजीज फैला सकते हैं, डिजीज हो सकती है। तो दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय एग्जांपल ऑफ हर्ट डिजीज वेव ऑफ कॉजेशन। तो इसमें एक एग्जांपल है वेव ऑफ कॉजेशन का, दैट इज हर्ट डिजीज। सो इसमें देखिए एक जाल है, यहाँ देखिए ये क्या है, जाल है और सबका एक दूसरे से इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कोई भी लीनियर नहीं है। सो एक डिजीज काउज करने के लिए इंटरेक्शन होना जरूरी है। यानी यहाँ पे देखिए स्ट्रेस होगा तो डाइट हमारी बिगड़ेगी, डाइट बिगड़ेगी, फिजिकल एक्टिविटी हमारी चेंज हो जाएगी, फिजिकल एक्टिविटी चेंज होने से कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, और क्या फिजिकल एक्टिविटी जैसी चेंज होगी हाइपरटेंशन हो जाएगा, हाइपरटेंशन होने से हार्ट डिजीज हो सकती है, स्ट्रोक आ सकता है, हाइपरटेंसिव डिजीज हो सकती है। उसके बाद यहाँ डाइट चेंज होने से और क्या, ओबेसिटी होगी, ओबेसिटी होने से हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज हो जाएगी, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज से फिर स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकती है। यहाँ स्ट्रेस जैसे ही होगा, स्मोकिंग करेंगे, स्मोकिंग होने से फिर हार्ट डिजीज होगी, स्ट्रेस होने से हार्मोन्स चेंज होगा, हार्मोन्स चेंज होने से ओबेसिटी। तो यहाँ पे क्या है, एक वेव बना हुआ है, एक जाल बना हुआ है, तो सबका इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है, इसलिए कहा गया है वेव ऑफ कॉजेशन, यानी कारकों का एक वेव, और उसी की वजह से जब एक कारकों में कॉजेशन में जब इंटरेक्शन होगा तभी कोई डिजीज काउज हो सकती है। नेक्स्ट है डिजीज एजेंट। So the disease agent is defined as a substance, living or non-living, the presence of lack or absence of which may initiate the disease process। Disease agent क्या है? Disease agent एक ऐसा substance है जो living हो सकता है, non-living हो सकता है, present हो सकता है, absent हो सकता है, या उनमें थोड़ी कमी हो सकती है, जो कि क्या disease cause कर सकते हैं, disease cause होने के process को initiate कर सकते हैं। तो ये है disease agent, इन्हें हम कहते हैं। The disease agent may be classified into different groups such as biological agent, chemical agent, physical agent, nutrient agent, mechanical agent and social agent। तो यहाँ पे different टाइप के disease agents हैं, तो वन बाय वन हम सबको पढ़ेंगे। फर्स्ट है biological agent। तो these are living agent of disease, ये सारे living होते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, और भी बहुत सारे बायोलॉजिकल एजेंट हो सकते हैं। केमिकल एजेंट में क्या है, ये एंडोजीनियस एक्सोजीनियस दोनों हो सकते हैं, यानी शरीर के अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एसिड, अल्कली, मेटल्स, ये सारे केमिकल एजेंट होते हैं जो डिजीज को
फैला सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट क्या हो सकते हैं? एक्सेसिव हीट, एक्सेसिव कोल्ड, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, ईटीसी। ओवर एक्सपोजर टू देम में रिजल्ट इन इलनेस। यानी इन सारी चीजों का अगर ओवर एक्सपोजर होने लग जाएगा बहुत लंबे समय तक तो ये क्या डिजीज कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिकल एजेंट। क्रॉनिक फ्रिक्शन। क्रॉनिक फ्रिक्शन यानी एक लंबे समय तक क्या घर्षण होना। यानी अगर आपका कोई बेड पे कोई पेशेंट है और लंबे समय तक उसका बेड से घर्षण हो रहा है, उसके पैर में घर्षण हो रहा है, वहां पे क्या है वो एक डिजीज कॉज कर देगा, वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है। प्रेशर हो रहा है यानी कोई मरीज है बहुत लंबे समय तक बेड पे पड़ा हुआ है तो कुछ पार्ट्स होंगे शरीर के जैसे जैसे शोल्डर हो जाएगा, शोल्डर हो जाएगा हमारा, या बैक एरिया हो जाएगा, वो एक लंबे समय तक क्या है उस पर प्रेशर पड़ते रहेगा जिसके कारण वो क्या है वहां पे डिजीज या इन्फेक्शन हो सकता है, बेड सोर हो सकते हैं। एंड अदर मैकेनिकल फोर्स में रिजल्ट इन क्रशिंग, टीयरिंग, स्प्रेन, डिसलोकेशन एंड इवन डेथ। और क्या हो सकता है इसमें? एक्सीडेंट हो गया, कहीं चोट लग गई, डिसलोकेशन हो गया, हड्डी इधर उधर, हड्डी का जो लोकेशन है वो डिसलोकेट हो गया। तो ये सारी चीजें किस में आती है? मैकेनिकल एजेंट में। तो ये क्या कर सकता है? डिजीज कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स एजेंट। न्यूट्रिएंट एजेंट्स में क्या है? जो भी हमें डिजीज होती है डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स के कारण, यानी न्यूट्रिशन हमें से ठीक से नहीं मिल पाता है, जैसे विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, और भी हो सकते हैं जिनकी कमी से हमें डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट है सोशल एजेंट्स। सोशल एजेंट्स ऑफ डिजीज इंक्लूड पॉवर्टी, स्मोकिंग, अब्यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, अनहेल्थी लाइफस्टाइल, सोशल आइसोलेशन, मैटरनल डेप्रिवेशन ईटीसी। तो सोशल एजेंट में क्या हो सकता है? कैसे हो सकता है ये? हम गरीबी में हो सकता है, या कोई स्मोक कर रहा है बहुत, ड्रग्स का यूज कर रहा है, अल्कोहल का यूज कर रहा है, अनहेल्थी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहा है, सोशल आइसोलेशन हो रहा है यानी एक जगह से दूसरी जगह उसका लोगों का स्थान चेंज हो जाता है। मैटरनल डेप्रिवेशन हो सकता है यानी कि जब बच्चे को माँ का पूरा प्यार नहीं मिलता, पूरा सपोर्ट या नहीं मिलता, या उस माँ के नेग्लेक्टिंग के कारण भी ये डिजीज, सोशल डिजीज हो सकती है। तो ये सारे सोशल एजेंट में आते हैं। नेक्स्ट है टर्म यूज इन एपिडेमोलॉजी। कुछ टर्म है जो कि एपिडेमोलॉजी में यूज होती है। सो इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन इज डिफाइंड एज द एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी। तो इन्फेक्शन क्या है? जब हमारे शरीर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया की एंट्री, किसी भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की एंट्री हो जाती है और वो वहां मल्टीप्लाई होने लग जाता है, तो हम कह सकते हैं उसे इन्फेक्शन है। यानी द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीप्लिकेशन, इसको हम बोलते हैं पैथोजन इन्फेक्शन। नेक्स्ट है nosocomial infection. Nosocomial infection is contracted because of infection or toxin that exists in a certain location. यानी एक सर्टेन लोकेशन से जब हमने कोई भी डिजीज, कोई भी इन्फेक्शन एक्वायर्ड किया है, कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन से, चाहे वो हॉस्पिटल हो गया, डिस्पेंसरी, सब सेंटर, स्कूल, कोई भी एक पर्टिकुलर जगह से, लोकेशन से वो डिजीज हमने एक्वायर्ड की हो। तो यहाँ पे जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जैसे ही एंट्री की, हॉस्पिटल में एंट्री करने के, एडमिट होने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति इन्फेक्शन हो जाता है उसको, तो हम उसे कहेंगे नोजोकोमियल इन्फेक्शन, क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर लोकेशन से हुआ है इन्फेक्शन। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड। ये क्या है? द टाइम बिटवीन एक्सपोजर टू इन्फेक्शन टू द अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। ये क्या है कि जब किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हुआ है, यानी पैथोजन ने उसकी बॉडी में एंट्री ली, इन्फेक्शन हुआ उसे, और उसके बाद उसके कुछ समय में उसके साइन एंड सिम्टम्स दिखने लग गए, तो एंट्री से साइन एंड सिम्टम्स के दिखने का जो समय हो गया पूरा, इसको इसके बीच के समय को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट है विंडो पीरियड। इट इज अ टाइम बिटवीन फर्स्ट इन्फेक्शन एंड व्हेन द टेस्ट कैन रियली डिटेक्ट द इन्फेक्शन। विंडो पीरियड है यानी जब फर्स्ट इन्फेक्शन हुआ और जब उसको हम डिटेक्ट कर पाए। ये डिटेक्ट हम कब करेंगे? जब हमें कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी रिलीज करती है, और उस एंटीबॉडी जैसे ही रिलीज होगी उसका टेस्ट करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि उसको एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन हुआ है, एक पर्सन को इन्फेक्शन हुआ है। तो ये क्या है?
फर्स्ट इन्फेक्शन और जब हम उसको डिटेक्ट करवाएं, यानी उसका टेस्ट हुआ और उसको डिटेक्ट कर पाए, तो इसके बीच के पीरियड को हम विंडो पीरियड कहते हैं। अब एंडेमिक क्या है? Endemic disease, the constant presence of a disease or infection agent within a given geographic area or population group, normally occurring disease of the area। यानी किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में या एक कम्युनिटी में एक लंबे समय तक क्या एक डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज कॉज हो रही है हमें, तो वो हम कहेंगे एंडेमिक डिजीज। वहां पे क्या है, वो कांस्टेंट प्रेजेंट है। नेक्स्ट है एपिडेमिक। Epidemic क्या है? It is defined as a sudden increase of cases of disease then expected in a given area or among a specific group of people over a particular period of time। यानी एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर ग्रुप में सडनली किसी डिजीज का अनएक्सपेक्टेड वे में उसका ग्रोथ हो जाना, अनएक्सपेक्टेड वे में उस केसेस का इंक्रीज हो जाना, उसको हम क्या कहेंगे? एपिडेमिक। मान लीजिए एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी में कोई डिजीज हुई और सडनली वो बहुत तेजी से इंक्रीज होने लग गई, इतनी तेजी से कि वो अनएक्सपेक्टेड थी, तो उसको हम क्या कहेंगे? एपिडेमिक। जैसे कोविड था, सडनली केसेस बढ़ने लग गए, तो वो क्या बन गया? एपिडेमिक डिजीज बन गई। पेंडेमिक क्या है? इट इज डिफाइंड एज एन एपिडेमिक अकरिंग ओवर अ वेरी वाइड एरिया एंड यूजुअली अफेक्टिंग अ लार्ज पॉपुलेशन और प्रोपोर्शन। तो इसमें पेंडेमिक क्या है? जब एपिडेमिक हुई, यानी जब बहुत तेजी से अनएक्सपेक्टेडली बढ़ रही है, सडनली वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में भी फैलने लग गई, अदर कंट्रीज में, कॉन्टिनेंट्स में भी फैलने लग गई, तो उसको कहेंगे पैंडेमिक। इसका मतलब है पैंडेमिक, यानी एपिडेमिक किसमें फिर एपिडेमिक हुआ एक जगह पे, यानी सडनली केसेस इंक्रीज हुए और वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में फैल गई, यानी फिर क्या हो गया? पैंडेमिक। तो ये हम दोनों ही किससे समझ सकते हैं? कोविड 19 के एग्जाम्पल से। कि कोविड 19 ने पहले चाइना में एपिडेमिक किया, यानी सडनली केसेस इंक्रीज होने लग गए, फिर उसका पैंडेमिक हुआ, यानी वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में फैलने लग गई। नेक्स्ट है हाइपर एंडेमिक डिजीज। ये क्या है? अ डिजीज दैट इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट एट हाई इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस रेट इन द पर्टिकुलर एरिया। यानी एक डिजीज जो बहुत लंबे समय से किसी पर्टिकुलर एरिया में है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में है, और सडनली उसका हाई हो गया लेवल, यानी वो इंसिडेंस उसका इतना ज्यादा बढ़ने लग गया कॉन्स्टेंटली, तो वो कहेंगे हम, उसको कहेंगे हम हाइपर एंडेमिक डिजीज। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो सारी पसंद आई होगी। जितना मैंने समझाया आपको समझ आया होगा। तो जो भी आपको मुझसे क्वेश्चन है किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।